आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ छायावाद पर। ठीक है, तो छायावाद जो हिंदी साहित्य की एक काव्य धारा है, यह द्विवेदी युग के बाद आई थी। ठीक है, छायावाद को आधुनिक काल का भक्ति काल भी कहा जाता है। ठीक, ये आधुनिक काल का भक्ति काल भी इन्हें कहा जाता है। और इसके आगे चलकर छायावाद अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद के रूप में सामने आता है, जहां रहस्यवाद का विषय आलंबन अमूर्त निराकार माना जाता है। ठीक है, तो ये छायावाद पर, उसी छायावाद पर आज हम वीडियो बनाएंगे। आप देखते हैं क्या है इसमें। छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास मिलने लगता है। 1920 के आसपास मिलने लगता है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा मतलब छायाभास शब्द से जोड़ते थे। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से भी। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है इस प्रकार है, जो हम देखेंगे। वैयक्तिकता में क्या है? छायावादी काव्य ने निर्वैयक्तिकता का आवरण उतार फेंका है। छायावादी कवि निजी ढंग से बातें करता है। पाठक का आत्मीय बनकर वह साहसपूर्वक कार्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत करता है। इस कविता में मेरा उसी प्रकार फिर सुनाई पड़ने लगा जिस प्रकार भक्ति काल में सुनाई पड़ा था। निराला ने लिखा, मैं शैली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने आप को व्यक्त किया। वस्तुतः छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। आत्मकथा में भी तो अपनी बात खुलकर कहने के साहस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कवि अपनी व्यक्तिगत और निजी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति कहकर प्रस्तुत करता है। उसके काव्य में व्यक्तिकता का स्वर होता है। ठीक है, आगे है, अब जिज्ञासा के बारे में पढ़ेंगे हम। जिज्ञासा में क्या है? छायावादी कवि प्रश्नाकुल हैं। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहते हैं। प्रातःकालीन चिड़ियों का स्वर तो पहले के कवियों ने भी सुना था। नदी को किसने नहीं देखा था? पेड़ पौधों का झूमना सबने देखा था। लेकिन छायावादी कवियों ने इन सबको कुछ ऐसे देखा कि उन्हें कुछ और जानने की तीव्र इच्छा नहीं हुई। ठीक है, पहला है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। ये पंत जी का है। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडलाकार। ये निराला जी का है। तृणविरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। ये प्रसाद जी का है। ठीक है, अब अगला है, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये महादेवी वर्मा जी का। इसी जिज्ञासा से रहस्य भावना का संबंध है। कभी मानस चारों ओर सब कुछ जानना चाहता है, परम सत्य को भी, चाहे वह कितना ही अज्ञेय क्यों ना हो। जिज्ञासा का भाव प्रायः सभ्यता के नए विकास के साथ उदित होता है, जब नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारी जोड़ लेता है। ठीक है, जिज्ञासा मतलब जानकारी प्राप्त करना, जिज्ञासा होना कि आगे क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, अब प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की ओर मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा है और देश प्रेम से भी। देश प्रेम वस्तुतः देश की प्रकृति, भाषा, संस्कृति सबसे प्रेम करने का ही नाम है देश प्रेम। ठीक है, प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी नतीजा होता है।
और मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक है। मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक है। वह एक ओर प्रकृति से जूझता है, दूसरी ओर उससे प्रेम करता है। अब जंगल काटता है और बाग लगाता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे वे सभी कारण थे। प्रकृति चित्रण खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया ही, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा और उससे अपूर्व तदात्म्य में स्थापित किया। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा, प्रसाद ने देश को अरुण मधुमय कहा। ठीक है, अब आगे है। महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारिका के रूप में बांधा। पंत का प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों में विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण सर्वाधिक सहज रूप में किया है। प्रकृति की विविधता का चित्रण पंत ने अपूर्व इंद्रिय बोध के आधार पर किया है। उन्होंने प्रकृति का पल पल परिवर्तित हो रहे प्रकृतिवेश देखा और चित्रित किया है। ठीक है, अब नारी के बारे में देखते हैं। छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप है जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा है। इस रूप में छायावाद ने नारी को स्वप्निल और दैवी बना दिया है, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है। निस्संदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है, देवी मां सहचरी प्राण। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा है, जो रागात्मक वृत्ति की प्रतीक है और मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा। ये कविता है ना, इलाहाबाद के पथ पर मैंने उसे देखा, एक तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो आगे तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतकालीन नारी विषयक धारा को तोड़ने वाले के रूप में किया। ठीक है, आगे राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य धारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की है। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति है। लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया है। ठीक है, अब कला पक्ष में क्या है। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता थी। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। अब प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को शबने आडेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली तड़प का और नीरद माला आर्द्र करुण मनह स्थिति का द्योतक है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। ठीक है, अब छायावाद निराला के मुक्त छंद के लिए विख्यात है। निराला ने कविता को भाव एवं अर्थ प्रवाह की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया है। भावानुसारी होकर कविता की पंक्तियां निश्चित मात्राओं में बद्ध नहीं रह गई, वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी। जैसे जागो फिर एक बार, समर में अमर का प्राण, सैंधो तुरंगों पर चतुरंग चमूशंग आदि। पंत का प्रिय छंद रोला है, लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्राही बना लिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। वे व्याकरण के प्रति, विशेषतः वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं हैं। शब्दों की नाद व्यंजना पर काफ़ी भरोसा करते हैं।
ठीक है। अब छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है, जो कि हम यहाँ देखेंगे, थोड़े में ही है। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद 1889 से लेके 1937 तक में इन्होंने क्या किया, कैसे किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में की। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोकमंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद 30 कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन की नगण्यता के बोध के कवि हैं। ठीक है। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है, जो अंत में शैव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता है। यद्यपि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं कानन कुसुम, जो 1912 में प्रकाशित हुआ है, प्रेम पथिक 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्रधारा 1918 में, आंसू 1926 में, झरना 1927 में, लहर 1935 में और कामायनी 1937 ईस्वी में। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में था। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका क्या परिचय है। 1816 में इनका जन्म हुआ था। 1961 तक इन्होंने क्या किया वो भी देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल राज्य बंगाल में हुआ। उनका गांव वैसवाड़ा अवध उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज औदात्य विद्रोह के कवि हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगति है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविताओं तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में प्रकट हुई है। ठीक है। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या का बचपन और युवावस्था का ऐसा अकुंठ और संयमित वर्णन अन्यत्र दुर्लभ होगा जो उन्होंने किया है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे स्थितियों के संश्लेष से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है, इसीलिए उनकी कविताओं में कभी कभी दुरूहता आ जाती है। ठीक है, कठिनाई आ जाती है। निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के विषय यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है। नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध उनसे जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं अनामिका, जो 1923 में लिखी गई, परिमल है 1930 में, गीतिका 1936 में, अपरा, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखते हैं क्या है। सुमित्रानंदन पंत का 1900 से लेकर 1977 तक इन्होंने क्या किया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ था। ये अल्मोड़ा के थे। उनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत जी प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज अतः तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि पंत जी हैं। उनकी कविता ने छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की हैं। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। ठीक है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे हैं। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है।
उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास 1922 में लिखी गई, पल्लव 1927 में है, बीड़ा 1927 में है, ग्रंथि 1939 में है, गुंजन 1932 में है, युगांत 1937, युगवाणी 1929 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्णधूलि स्वर्ण किरण ये दोनों 1950 में लिखी गई है। ठीक है, तो ये रहा निराला जी का। अब पंत जी का है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, इनके बारे में क्या है। महादेवी वर्मा 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1987 इनका मृत्यु समय है। तो देखते हैं इसमें क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी जी की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है, फिर भी उनकी कविताओं में निर्वैयक्तिकता नहीं है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। उनमें नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है, जिससे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है तो कभी रहस्यवादी। वस्तुतः महादेवी जी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है। उस दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा है। ठीक है, अब मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रतिनिधि है, पंक्ति कही जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इनका इतिहास है। ठीक है, वही लाइन है जो पंक्ति कही जाती है। किंतु उन्हीं की एक प्रसिद्ध पंक्ति और भी है, रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ। ठीक है, दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं निहार 1930 में लिखी गई, नीरजा 1935 में, शांति गीत 1936 में, यामा 1936 और दीपशिखा 1942। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अब आगे है छायावादी पद्धति पर कविता करने वालों में जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा आदि अन्य कवि उल्लेखनीय हैं। ये जो है, अब हम आगे देखेंगे छायावादोत्तर काव्य पर बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से काव्य हैं। अब छायावाद के अंत की घोषणा छायावादी कवियों ने ही कर दी थी। निराला राम की शक्ति पूजा की समास युक्त तत्सम पदावली छोड़कर कुकुरमुत्ता, महंगू महंगा रहा जैसा काव्य रचकर समाज के निम्न वर्ग की दारुण स्थिति का चित्र बोलचाल की भाषा में खींच रहे थे। ठीक है, और पंत ने तो युगांत की घोषणा ही कर दी थी। छायावाद में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकृतियों का समन्वय था। छायावादी कवि निजी स्वर में ही सही किंतु साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध कर रहे थे। बाद में छायावाद में दो प्रवृत्तियां अलग दिखलाई पड़ती हैं। एक प्रवृत्ति मस्ती के आलम का गीत गाती है, मस्ती का आलम झूम चले। ठीक है, इसे समाज विरोधी नहीं कह सकते। ठीक, क्योंकि ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। अनुभूति प्रधान होने के कारण इन्होंने गीत की विधा अपनाई है। इनमें से अधिकांश कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी कविताओं में प्राचीनता का विरोध, मस्ती, नश्वरता की अनुभूति, सभी प्रकार की संकीर्णता का विरोध और सबसे तटस्थता कुल मिलाकर सबसे विराग, सब पर ममता वाला भाव मिलता है। इसे कुल मिलाकर विरोध का काव्य कहेंगे। यहाँ स्वच्छंदता मस्ती बन गई है, इसीलिए इस धारा के प्रतिनिधि कवि बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा गया है। उनकी कविताओं में हाला की चर्चा भी बहुत होती थी। उनकी कविताओं में हाला की चर्चा भी बहुत होती थी। वहाँ हाला व्यवस्था विरोध का प्रतीक है, बहुत कुछ फारसी उर्दू कविता की तरह। बच्चन ने सरस सहज गीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया और उद्यम भावनाओं की अकुंठ अभिव्यक्ति की। इस प्रवृत्ति के काव्य की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, तो कितनी मस्त कविता है। यह पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भगवती चरण वर्मा की है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और गोपाल सिंह नेपाली में भी यह मस्ती पाई जाती है, किंतु इनमें से अधिकांश प्रगतिशील भावनाओं के कवि हैं। छायावादी काव्य धारा के समानांतर राष्ट्रीय भावनाओं की एक ऐसी भी काव्य धारा चल रही थी जिसमें कल्पना की उतनी उड़ान और लाक्षणिक प्रतीकात्मकता नहीं थी, किंतु राष्ट्रीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति थी। ऐसे कवियों में नवीन दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख हैं। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी प्रधानतः राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। इन कवियों की वाणी अग्निगर्भा है। नवीन और दिनकर छायावादी युग के कवि हैं, किंतु इनकी शैली अपेक्षाकृत सहज है। ये लाक्षणिक प्रतीकात्मकता का उतना उपयोग नहीं करते।
नबीन स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की विविध मनः स्थितियों पर उद्बोधपरक और मार्मिक कविताएं लिखी हैं। ठीक है, उद्बोधपरक और मार्मिक कविताएं लिखी हुई हैं। आज खड़क की धार कुंठिता और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। स्वतंत्र भारत में उनका प्रबंध काव्य उर्मिला छपा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जाकर के प्रबंध काव्य उर्मिला छपा। अब हम इधर दिनकर जी के बारे में बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से लेकर 1974 तक इन्होंने क्या किया। रामधारी सिंह दिनकर ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि के रूप में विख्यात हैं। रेणुका, हुंकार आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। हिमालय पर लिखी गई उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। स्वतंत्र भारत में भी वे काव्य रचना में रत रहे। दिनकर में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की अमानवीयता के विरुद्ध घोर असंतोष और क्षोभ की भावना थी। वे अहिंसा को सर्वत्र उचित नहीं मानते। वे एक प्रकार से अधैर्य के कवि हैं। स्वतंत्र भारत में अनेक प्रसिद्ध रचनाएं छपी, जिनमें कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में युद्ध पर विचार किया गया। स्पष्टतः यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगारी काव्य है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण उसमें अपनाया गया है। अब आगे हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। क्या 1889 से लेकर 1968 तक इन्होंने क्या किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी, किंतु वे राष्ट्रीय कविताओं में भावनाओं को कभी कभी इतने सूक्ष्म सादृश्य विधान के आधार पर प्रकट करते हैं कि कविताएं दुरूह हो जाती हैं और रहस्यमय हो उठती है। इस शैली के वे विशिष्ट और अकेले कवि हैं। उन्होंने सहज ढंग से अत्यंत मार्मिक राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी हैं। पुष्प की अभिलाषा ऐसी ही अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरक कविता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। अब नरेंद्र शर्मा जी क्या किए हैं। नरेंद्र शर्मा जी 1913 से लेकर 1989 तक इन्होंने क्या किया। नरेंद्र शर्मा ने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी है। वे जीवन की जटिल स्थितियों को सरल छंदोबद्ध पंक्तियों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति चित्रण में वे पंत के अनुगामी हैं। नरेंद्र शर्मा स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में जेल गए थे। बाद में वे समाजवादी विचारधारा और प्रगतिशील काव्यधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए। पंत के साथ उन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया है। बाद में वे फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी, वहाँ भी उनकी प्रतिभा धूमिल नहीं पड़ी, वहाँ भी उनकी प्रतिभा कम नहीं हुई। पलाश, वन, प्रवासी के गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय और ओजस्वी कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। विशेषतः झांसी की रानी पर लिखा गया उनका वीर काव्य वैलड ऐसी प्रसिद्ध शायद ही किसी अन्य कविता को प्रसिद्धि मिली होगी। सोहन लाल द्विवेदी ने भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं की रचना की है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी किस वीडियो के साथ, प्रगतिशील काव्य पर चर्चा करूंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं प्रगतिशील काव्य लेके मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।